नमस्कार। आज के अपने क्लास का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन यानी संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण संक्षारण या तो तेज होता है, तीव्र गति से होता है, या धीमी गति से होता है। तो संक्षारण तेज होगा या धीमा होगा या मध्यम होगा, किस तरह का होगा, तो उसको उसकी दर जो है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये दर प्रभावित होती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें है जैसे डिफ्यूजन विसरण, टेम्परेचर तापमान, कंडक्टिविटी चालकता, टाइप ऑफ आयन आयन का प्रकार, ये इसके कारण है। पीएच और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, ये संक्षारण को की रेट जो है उसको प्रभावित करते हैं ये कारक। अब देखो कैसे प्रभावित करते हैं, इसको एक एक करके अपने इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 डिफ्यूजन विसरण। अब यहाँ पर देखिएगा कि कोई भी धातु होती है, उस धातु के अंदर और कई चीज़ें मिली हुई होती है। जैसे उसमें अलग अलग तरह के जो दूसरे रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, तो उन दूसरे रासायनिक पदार्थों की वजह से उस धातु के अंदर अलग अलग तरह के ये जो है वो आयंस होते हैं, और वो आयंस होते हैं उनके कारण दर जो है वो प्रभावित होती है। यानी जो अलग अलग तरह के आयंस होते हैं वो उसकी दर को प्रभावित करते हैं कि संक्षारण जो हो रहा है वो किस दर से होगा। तो यहाँ पर जो है ये जो अलग अलग तरह के आयंस होते हैं, तो धातु एक मिश्रण है, और धातु जो है वो खुद शुद्धतम अवस्था में यदि है तो उसका संक्षारण होता नहीं है। तो शुद्धतम अवस्था में नहीं है, इसका मतलब उसमें उस अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियों का यहाँ मतलब है कि उस धातु से के अलावा जो अन्य कंटेंट उसमें मिलाए गए हैं उनको जो उसके गुणों में परिवर्तन करने के लिए मिलाए गए, इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन वो अशुद्धियों में गिने जाएंगे, क्योंकि जो शुद्ध धातु है उसके अलावा वो मटेरियल उसमें मिलाया गया है। अब देखिएगा कि किसी भी धातु में कोई भी दूसरा यदि पदार्थ उसमें या यौगिक डाला जाता है, तो जब उसको मिलाते हैं तो वो जो दूसरा पदार्थ होता है वो उस पूरी धातु के अंदर अलग अलग जगह पे बिखरा हुआ होता है। वो पूरी धातु के अंदर अलग अलग जगह पर उसके अंदर उपस्थित होता है। वो धातु के सरफेस पर हो सकता है, वो धातु के अंदर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो धातु की सरफेस पर वह पदार्थ है, और मान लीजिएगा कि वो प्रोटेक्टिव कोट के रूप में काम कर रहा है। वह पदार्थ यदि प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में यदि वो पदार्थ काम कर रहा है, तो यहाँ पर धातु की दो परिस्थितियाँ होगी। एक तो क्या होगी, धातु का वह भाग जिसके जो नग्न भाग है, यानी जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जो सरफेस है वो उसके ऊपर है नहीं। दूसरी वो धातु जिसके ऊपर ये जो रिएक्टेंट है वो डिफ्यूज्ड हुए होते हैं। तो धातु का ये जो रिएक्टेंट है मेटल सरफेस पर लगे हुए होते हैं, और ये प्रोटेक्टिव कोट के रूप में काम कर रहे हैं। और जब ये प्रोटेक्टिव कोट कहीं पर से टूट जाता है, इसका मतलब वो धातु वहाँ से नग्न हो गई। तो धातु का यदि नग्न सतह है, नग्न सतह का मतलब उसके नीचे खाली धातु ही है, उसमें जो पदार्थ मिलाया है वो नहीं है, उस स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है वो संक्षारण की दर है वो अधिक हो जाएगी, ग्रेटर रेट ऑफ कोरोजन हो जाएगी।
इसी तरह से मान लीजिए डिफ्यूज़न में ऑक्सीजन है, ऑक्साइड्स है, या ऑक्सीजन गैस जो है वो अधिक है, हाई लेवल है यदि ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की लेवल की भी स्थिति दो हो सकती है। एक तो ऑक्सीजन है ही नहीं, एक ऑक्सीजन मध्यम है, और मान लो एक ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है। तो जो ऑक्सीजन का यदि हाई लेवल है तो वहाँ पर संक्षारण की दर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि संक्षारण में धातु का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से ऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन का यदि लेवल हाई है तो इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन इजीली होने का मतलब कोरोजन इजीली हो रहा है, इसलिए जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल हाई है तो कोरोजन की रेट फास्ट हो जाएगी, और ऑक्सीजन का लेवल लो है तो कोरोजन की रेट लो हो जाएगी। इस तरह से जो डिफ्यूज़न है वो संक्षारण की दर को इस तरह से प्रभावित करता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा इसका कारक है वो है टेम्परेचर, तापमान। अब तापमान देखिएगा कि तापमान है वो डिफ्यूज़न है वो तापमान पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ का विसरण हो रहा है तो वो डिपेंड किस पर करता है? टेम्परेचर पर करता है। जैसे मान लीजिएगा कि पानी के अंदर किसी भी पदार्थ को अपन घोलने के लिए डालते हैं ठंडे पानी में, तो वो जल्दी से नहीं घुलता है या पेंदे पे नीचे बैठा हुआ रहता है। और यदि उसी पानी को थोड़ा सा गर्म करते हैं और हिलाते हैं तो वो पदार्थ तुरंत उसमें घुल जाता है, डिफ्यूज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो डिफ्यूज़न की रेट बढ़ जाती है। टेम्परेचर के साथ साथ डिफ्यूज़न टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर की रेट कम है तो डिफ्यूज़न कम होगा, टेम्परेचर की रेट यदि ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होती है। तो यदि टेम्परेचर की रेंज ज़्यादा है तो जो इम्प्यूरिटीज़ डिफ्यूज्ड हैं उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर के हिसाब से यदि देखें तो संक्षारण सामान्यतया 25 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में संक्षारण होता है। वायुमंडलीय कारक में यदि इसको देखें तो 25 डिग्री से 37 डिग्री 40 डिग्री के मध्य में संक्षारण होता है। यदि 25 डिग्री से नीचे तापमान है तो भी संक्षारण नहीं होता है, और जब ज़्यादा तापमान हो जाता तो स्टील को छोड़ करके अन्य धातु संक्षारित नहीं होती है। यानी तापमान जो है वो धातु के संक्षारण की दर को पूरी तरह से प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए जैसे स्टील है तो इसमें हाई टेम्परेचर जब होगा तो कोरोजन की रेट बढ़ जाएगी। टेम्परेचर रेंज में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ कोरोजन भी इसमें फास्टर हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मान लीजिए लो टेम्परेचर है तो रेट ऑफ कोरोजन लो होगी। यदि टेम्परेचर कम है तो संक्षारण की दर कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा है तो संक्षारण की दर ज़्यादा होगी। इस तरह से तापमान जो है वो संक्षारण की दर को प्रभावित करता है। तीसरा इसका मुख्य जो कारक है वो है कंडक्टिविटी, चालकता, कंडक्टिविटी। अब देखिएगा कुछ पदार्थ होते हैं जो जैसे तापमान और विद्युत के सुचालक होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तापमान और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो संक्षारण जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन या वेट कोरोजन होता है, उसमें कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड भी बनते हैं। तो इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोटिक रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के कारण यहाँ पर जो है वो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। एक इलेक्ट्रोड से पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है दूसरे इलेक्ट्रोड पर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, एक सर्कल बनता है ये। तो उसको अपन कहते हैं चालकता। यानी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन का गमन जो है वही चालकता है। तो ये जो चालकता है वो एक माध्यम का काम करती है। कंडक्टिविटी जो है वो कोरोजन रिएक्शन जो हो रही है, कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन जो होती है कोरोजन में, उनके मध्य में माध्यम का काम करती है चालकता। अब उनके मध्य में यदि माध्यम है और सरल माध्यम है
तो चालकता अधिक होगी, उनके मध्य में यदि माध्यम है वो कमज़ोर है तो चालकता कम हो जाएगी। चालकता यदि अधिक होगी तो संक्षारण अधिक होगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है। और चालकता यदि कम है तो दर कम होगी, तो संक्षारण की दर भी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर धीमी गति से हो रहा है। ठीक है। अब जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल वाटर होता है, उसमें किसी तरह का कोई भी दूसरा आयन नहीं होता है, और डिस्टिल वाटर जो है वो विद्युत का भी कुचालक होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इंसुलेशन टाइप है, उसमें उसकी कंडक्टिविटी जीरो हो रही है। तो यदि उसकी कंडक्टिविटी जीरो हो रही है, तो यदि डिस्टिल्ड वाटर के बीच में अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं तो वहाँ पर कंडक्टिविटी जीरो है। कंडक्टिविटी जीरो है, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो ही नहीं सकता एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर। और एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं हो रही है तो कोरोजन भी नहीं हो रहा है। अब इसी तरह से जैसे डिस्टिल वाटर में कोई भी धातु यदि डिस्टिल वाटर में डूबी हुई है तो उसका संक्षारण होता ही नहीं है। इसी तरह से दूसरा पार्ट लेते हैं कि यदि मान लीजिए कोई साल्टेड वाटर है, लवणीय जल है, जैसे समुद्र का जल है, सी वाटर है, तो सी वाटर के अंदर बहुत सारे साल्ट होते हैं, उन साल्ट के आयंस उसमें घुले हुए होते हैं, वो साल्ट आयंस में टूट जाता है। ठीक है। तो खूब सारे साल्ट आयंस में टूटे हुए होते हैं, और वो आयंस हैं तो आयंस के कारण जो है वो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सी वाटर की कंडक्टिविटी अधिक होने के कारण, अधिक क्यों हो रही है, उसमें प्रेजेंट सॉल्ट्स हैं वो आयनिक फॉर्म में घुले हुए हैं, यानी आयंस प्रेजेंट है ऑलरेडी उसमें, और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो आयंस के मध्य में हो रही है, तो उसमें कंडक्टिविटी उसकी फास्ट हो जाती है। तो फास्ट कंडक्टिविटी होती है तो रिएक्शन फास्ट होगी, कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन फास्ट होगी, और एनोडिक रिएक्शन फास्ट होगी तो ऑक्सीडेशन उसके ऊपर फास्ट होगा, मीन्स यहाँ कोरोजन फास्ट होगा, तो तीव्र गति से कोरोजन यहाँ पर होगा। यानी जिस किसी भी जो भी माध्यमिक विलयन या जिस विलयन के अंदर धातु है उसकी यदि कंडक्टिविटी अधिक है तो कोरोजन तीव्र गति से होगा, और यदि उसकी कंडक्टिविटी कम है तो कोरोजन धीमी गति से होगा। और यदि उस माध्यमिक विलयन की कंडक्टिविटी जीरो है, जैसे डिस्टिल वाटर की है, तो कोरोजन नहीं होगा। मीन्स इस तरह से संक्षारण जो है वो उसकी दर चालकता पर निर्भर करती है। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है इसका कारक जो है, फैक्टर्स जो है जो अफेक्ट कर रहा है इसको, वो है टाइप ऑफ आयंस। आयंस जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से आयंस को यदि देखें तो दो होते हैं, केटायन और एनायन। ठीक है। लेकिन उनमें कुछ आयंस जैसे एनायन है, तो एनायंस में कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो पेनिट्रेट कर देते हैं मेटल के सरफेस, जो मेटल के ऊपर जो सरफेस है उसमें पेनिट्रेट होकर के उसमें पिट बना देते हैं, पिट है नहीं, गड्ढा बना देते हैं, उसको क्रैक कर देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए जैसे क्लोराइड आयंस है, क्लोराइड आयंस जो हैं जो मेटल की सरफेस के ऊपर जो प्रोटेक्टिव सरफेस बनाई हुई है प्रोटेक्शन के लिए, कोरोजन के प्रोटेक्शन के लिए जो सरफेस बनी हुई है मेटल के ऊपर, उस सरफेस को डैमेज कर देते हैं और वहाँ गड्ढा बना देते हैं। और उस सरफेस को जब डैमेज करते हैं तो उसके नीचे जो है वो फ्रेश मेटल आ जाता है, और उस फ्रेश मेटल का तीव्र गति से कोरोजन होता है। तो यदि क्लोराइड्स जो हैं, यदि सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड्स जो हैं वो मेटल के अपर सरफेस को अफेक्टेड करेंगे और कोरोजन फास्ट होगा। इसी तरह सल्फाइड्स होते हैं, वो भी यही करते हैं, मेटल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है उस प्रोटेक्टिव कोटिंग को क्लोराइड और सल्फेट्स जो हैं वो डैमेज करते हैं। जैसे ही उसको डैमेज करते हैं नीचे फ्रेश मेटल होती है, और वो फ्रेश मेटल है उसका कोरोजन जल्दी होने लग जाता है। तो टाइप आयंस जो है वो उसका टाइप कैसा है ये भी
जो है एक कारक होता है जो कि इसको जो है वो संक्षारण की दर को प्रभावित करता है। ठीक है। इसी तरह से पीएच या एल्केलिनिटी और एसिडिटी नेचर जो है वो विलयन की कैसी। जैसे मान लीजिएगा किसी भी विलयन के अंदर धातु पड़ा हुआ है तो पीएच स्केल देखें तो पीएच जो है वो 0 से या 1 से 14 तक होता है, 14 तक होता है। और 7 पीएच होता है वो उदासीन होता है, और 1 से 6.9 तक जो पीएच है वो एसिडिक होता है, और 7.1 से लेकर के 14 तक जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है। जो पीएच स्केल का जो अपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा था, ये पीएच स्केल होता है और ये इस तरह से होता है। अब देखिएगा यहाँ पर पीएच स्केल में क्या हाइड्रोजन आयन, पीएच इज इक्वल टू क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पीएच। और OH माइनस आयंस भी जनरेट होते हैं, H+ आयन जहाँ हैं जनरेट हो रहे हैं तो OH माइनस आयंस भी जनरेट हो रहे हैं। तो जैसे मान लीजिएगा कि पीएच किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 1 है, इसका मतलब उसका नेचर एसिडिक है, और वो जो एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग जो हो रहा है वो क्या है कि 6.9 से धीरे धीरे जैसे पीएच 1 की तरफ आता है तो इधर एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और 7.1 से 14 की तरफ जाते हैं तो उधर बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो pH 1 का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो उसमें एसिडिक नेचर है, इसका मतलब H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब कैथोडिक रिएक्शंस जो है वो फास्ट हो रही है। यदि कैथोडिक रिएक्शन फास्ट होगी तो एनोडिक रिएक्शन भी फास्ट होगी उसकी प्रोपोर्शन में, और एनोडिक रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोरोजन वहाँ हो रहा है। तो pH 1 है, इसका मतलब उसके अंदर कोरोजन की दर जो है वो तीव्र गति से होगी, फास्ट कोरोजन होगा उसमें, क्योंकि ऑक्सीज H+ आयन है तो कैथोडिक रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन निष्कासन भी होगा तो कोरोजन फास्ट होगा। और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन दोनों हैं उसमें, तो H+ की कंसंट्रेशन फिर बढ़ रही है तो और फास्टर स्पीड से कोरोजन होगा। तो इस तरह से जैसे pH 14 है, एल्केलाइन नेचर में जाते हैं तो उसके एल्केलाइन नेचर में जाने का मतलब OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और H+ आयंस की कंसंट्रेशन घट रही है। और कोरोजन किससे हो रहा है, H+ आयंस की कंसंट्रेशन से हो रहा है। तो यदि H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है इसका मतलब कोरोजन या ऑक्सीडेशन कम होगा, इसका मतलब है कि स्लो हो रही है ये। तो या ऐसी स्थिति में जैसे जो कोरोजन है वो धीमी गति से होगा। जैसे मान लीजिएगा किसी भी विलयन का pH 14 है, 14 pH है, एल्केलाइन है, प्योरली एल्केलाइन है, 14 आने का मतलब H+ आयन है ही नहीं वहाँ पे। तो हाँ, उसमें सॉल्यूशन में जो धातु पड़ी हुई है उसका कोरोजन होगा ही नहीं, वो सेफ है। स्टिल यदि उसमें पड़ी हुई है तो वो सेफ है, क्योंकि वहाँ कोरोजन होगा ही नहीं, क्योंकि H+ आयंस की कंसंट्रेशन 0 है वहाँ पे, और 0 H+ के आयन की कंसंट्रेशन तो उसका कोरोजन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई कोरोजन नहीं होगा। ठीक है। तो pH जो है उस पर डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन, ये जो कोरोजन है उसकी रेट जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कोरोजन फास्ट रेट से होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है तो कोरोजन धीमी गति से होगा, और H+ आयन की कंसंट्रेशन जहाँ 0 हो जाती है वहाँ कोरोजन नहीं होता है। इसके बाद में है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो है वो हर मेटल का स्पेसिफिक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है। ईच मेटल है स्पेसिफिक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है वो हाफ सेल पोटेंशियल होता है, आधे सेल की एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। एक धातु का टुकड़ा यदि वो है तो जैसे गैल्वेनिक सेल होता है उस तरह से। तो 2 मेटल कॉन्टैक्ट थ्योरी है ये इसमें।
तो यहाँ पर दो अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की मेटल कांटेक्ट में आई हुई है, तब उनके अंदर कोरोजन होता है। और इसमें इस तरह से जैसे कोरोजन है तो उस कोरोजन की रेट को कम भी किया जा सकता है। कैसे? जैसे कैथोडिक प्रोटेक्शन जो होता है, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जिस मेटल का कोरोजन हो रहा है उसको कैथोड में कन्वर्ट किया जाता है। और कैथोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो मेटल है जिसको अपने को प्रोटेक्ट करना है उससे हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल वाली मेटल उसके साथ अटैच कर दी जाती है। जो हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल वाली मेटल जैसी ही उसके साथ अटैच की जाएगी, जिस मेटल का कोरोजन हो रहा था जो एनोड के रूप में काम कर रही थी वो कैथोड के रूप में काम में करने लग जाएगी, तो उसका कोरोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल पोटेंशियल ऐड कर दिया जाता है एक मेटल के साथ में, उससे हायर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की मेटल को अटैच करने से एक्टिव कैथोडिक प्रोटेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर यानी इससे कोरोजन की रेट जो है वो धीमी हो जाती है या शून्य हो जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से भी कोरोजन, ये भी कोरोजन की जो रेट है उसका जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो इस फैक्टर की वजह से कोरोजन की रेट इफ़ेक्टिव होती है, प्रभावित होती है। इस तरह से ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन। संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाले ये कारक थे जिनके कारण संक्षारण की दर कम होगी या ज़्यादा ये होगी, ये प्रभावित होती है इन कारकों के कारण। ठीक है, धन्यवाद।